हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कंटेम्प्रेरी में जो टॉपिक लाई हूँ वो है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास जो है प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ उसको देखेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम में थे तब। ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है, भारत में शिक्षा का विकास बताइए, या फिर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कि भारत के में शिक्षा का इतिहास बताइए, ये भी आ जाता है। ये क्वेश्चन ट्विस्टेड करके आता है लेकिन आता ज़रूर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए टॉपिक यही रहेगा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा के विकास। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री इसको लिखेंगे, 2 लाइन 3 लाइन जैसे यहाँ लिखा हुआ है उस तरह से आप करेंगे। एंड उसके बाद जो है आप जो विकास है, जैसे उच्च शिक्षा का विकास है, इसको पॉइंट में लिखेंगे। लिखा हुआ जो ऊपर में है वही ये भी है, लेकिन इसको पॉइंट में डालना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राचीन समय अवधि में शिक्षा व्यवस्था 2 वर्गों में विभक्त थी। पहले जो है शिक्षा व्यवस्था 2 वर्गों में सिर्फ थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, ऐसे रखा गया था। उस समय गुरुकुल, आश्रम तथा बौद्ध संघारामों में विद्यार्थी कुछ विशेष रुचि का गहन अध्ययन करके उच्च शिक्षा अर्जित करते थे। मतलब आश्रम में रहना पड़ता था, गुरुकुल में, या बुद्ध शिक्षा जो है उसमें भी आश्रम में रखा जाता था और जो उच्च शिक्षा है दी जाती थी। अगर हम बात करें उच्च शिक्षा का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, तो इसमें आप देखेंगे प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का सबसे पहले, ये नहीं है कि अभी से ये उच्च शिक्षा चल रही है, ये पहले से ही चल रहा है। तो उच्च शिक्षा का विकास प्राचीन काल में पहले हुआ, हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर मध्य काल में उच्च शिक्षा का विकास, फिर स्वतंत्रता के पूर्व उच्च शिक्षा का विकास, और फिर स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विकास। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और इसको इस तरह से आपको लिखना है। इसमें मैं आपको एक बता दूं, तो जैसे उच्च शिक्षा का इस तरह से विकास लिखा हुआ है, जैसे अगर आप देख रहे हैं ना कि उच्च शिक्षा का विकास लिखा है, तो इसको इस तरह से करके डायग्राम बना के 4 पार्ट कर दीजिएगा, 3 और ये 4, इस तरह से। जैसे प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का विकास कैसे हुआ, मध्य काल में उच्च शिक्षा का विकास, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। तो इस तरह से 4 पार्ट में हमें स्वतंत्रता के पूर्व एंड बाद, ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा आता है कि आज़ादी मिलने से पहले शिक्षा का, उच्च शिक्षा का क्या हाल था और आज़ादी मिलने के बाद कैसा रहा। तो चलिए एक एक को अब हम डील करेंगे। 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से एक एक को डील करेंगे। तो प्राचीन काल में अगर हम उच्च शिक्षा का विकास की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किनको देखेंगे, आश्रमों को देखेंगे, गुरुकुल जो गुरुओं के द्वारा जो है शिक्षा दी जाती थी वो है, और फिर शिक्षण संस्थान प्रकृति के शांत माहौल में अव्यवस्थित होते थे, जहाँ शिक्षण का कार्य गुरु द्वारा किया जाता था। इस समय उच्च शिक्षा मात्र कुछ उच्च वर्गीय लोगों को ही प्राप्त। यहाँ पर देखिए जो उच्च शिक्षा है वो गुरुकुल में, आश्रम में, जैसे प्राचीन काल में हम जा रहे हैं तो इसमें हमारा कौन कौन आएगा, वैदिक काल की शिक्षा आएगी, जो बुद्धिस्ट शिक्षा है वो आएगा, आश्रम गुरुकुल की शिक्षा आएगी, फिर है बुद्धिस्ट शिक्षा आएगा, फिर उसके बाद जैन धर्म में जो मिलता था, इस तरह की शिक्षा है जिसमें पर्टिकुलरली जो है बच्चों को, हायर एजुकेशन के बच्चों को आश्रम में रख करके शिक्षा दी जाती थी। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सभी बच्चों के लिए नहीं थी, हर कैटेगरी में कुछ बच्चों को छांट दिया जाता था। अब जैसे वैदिक कालीन की बात हम करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण करने के लिए बहुत शिक्षा हुई। अब सोचेंगे आपकी वैदिक कालीन में क्या त्रुटियां थी, तो वैदिक कालीन में त्रुटि ये थी कि उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और एक शूद्र। तो शूद्र कैटेगरी वाले लोग जो भी होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इसको हटाने के लिए जो है बौद्ध शिक्षा आया। तो बौद्ध शिक्षा इन 4 कैटेगरी के लोगों को जो है शिक्षा देती थी, सिर्फ चांडालों को शिक्षा नहीं देती थी। चांडाल वो होते हैं जहाँ पे शमशान घाट के पास रहते हैं वो, और बॉडी को जलाने में हेल्प करते हैं, वो चंडाल होते हैं। तो चंडालों को जो है शिक्षा बौद्ध शिक्षा में नहीं दी जाती थी।
तो इस तरह से जो है ये शिक्षा का प्रोसेस चला प्राचीन काल में। अब आइए हम मध्यकाल में। देखिए मैं आपको ये एकदम शॉर्ट में इसलिए बताते चल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन का चांस है कि आएगा। शिक्षा हमें कंटेम्प्रेरी में पढ़ना क्या होता है कि हिस्ट्री क्या है शिक्षा का, एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है। तो एजुकेशन की हिस्ट्री जो है अपने दिमाग में एक चेन की तरह बैठाइए। वैदिक कालीन है, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट है, फिर उसके बाद से जो है मुस्लिमों की शिक्षा आएगी, इस तरह से ब्रिटिशर्स की शिक्षा, फिर आधुनिक भारत की शिक्षा। ये कैटेगरी बना के रखिए और किसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए उनको याद करके। आइए मध्यकाल में देखते हैं। भारत भूमि पर आकर मुस्लिम आक्रांतों, जब मुस्लिमों का राज हुआ तब की है ये मध्यकालीन शिक्षा। ये कब की है? जब मुस्लिम लोग जो है भारत में राज करने आए तब की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? सर्वप्रथम यहाँ पहले से विद्यमान उच्च शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया। अब इसमें किन किन चीजों को नष्ट किया गया था वो ध्यान रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको नष्ट किया गया, जो कि वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है कि उसको बर्बाद कर दिया गया। और वो सब मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसमें फॉरेन के बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए, तो उसको नष्ट किया गया। तो मध्यकाल यानी कि मध्यकाल यानी मुस्लिमों के युग में जो है मोस्ट ऑफ जो विश्वविद्यालय पहले के बने हुए थे उनको नष्ट कर दिया गया। नए सिरे से मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण हुआ। मकतब और मदरसों का निर्माण का मतलब क्या है? मकतब वो होता है जिसमें प्राइमरी शिक्षा दी जाती है और मदरसा होता है जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती है। तो ये दो कैटेगरी के थ्रू ही जो है आगे डेवलप किया गया और मकतब और मदरसों का निर्माण हुआ। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में मात्र मुस्लिम बालक ही विद्या अध्ययन कर सकते थे। उदार शासक अकबर ने सिंहासन रूढ़ होने के बाद मदरसों में भारतीय भाषा और साहित्य की शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। अकबर द्वारा आगरा में पुर्तगाली प्रणाली के जेसट कॉलेज के आधार पर एक नवीन जेसट कॉलेज की स्थापना की गई। इससे स्पष्ट होता है कि उसके शासन अवधि में उच्च शिक्षा के विकास को गति मिली, जिसे जहांगीर एवं शाहजहां ने जारी रखा। लेकिन दुर्भाग्य से इनके बाद गद्दी कट्टर मुस्लिम सुन्नी शासक और औरंगजेब के हाथ में आ गए, जिसने अपने शासनकाल में मदरसों का तो निर्माण करवाया लेकिन किसी तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ रहे। तो इस तरह से मुस्लिम काल यानी कि मध्यकालीन शिक्षा हुई। अब आइए तीसरा हम पार्ट देखेंगे जो स्वतंत्रता के पूर्व है, किस तरह की शिक्षा हुई उसको देखेंगे, और फिर स्वतंत्रता के बाद भी। ये टॉपिक काफ़ी लंबा जा सकता है। इसको अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो समझिए कि आप 16 मार्क्स का है तो पूरा 16 में 16 मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छे से अरेंज करके लिखते हो तो। स्वतंत्रता के पूर्व उच्च शिक्षा का विकास। भारत में आने वाली मिशनरियों में पुर्तगाली ईसाई मिशनरी का नाम सबसे पहले आता है। अब देखिए स्वतंत्रता के पूर्व का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स का युग आया। जो लोग हम पे शासन करने आए उसमें अब अंग्रेज थे ना मुस्लिमों के बाद, तो अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेज जो है अपनी शिक्षा लेकर आए। उनको भी इंडियन जो एजुकेशन था वो पसंद नहीं था, तो वो अपने साथ कौन सी शिक्षा लेकर आए? अंग्रेजी की शिक्षा, मिशनरियों की शिक्षा, और वो फिर यहाँ पे इंडिया में लागू करने लगे। प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ कुछ उच्च शिक्षा संस्थाओं की भी नींव रखी गई। चौल का जेसट कॉलेज और बांद्रा का सेंट एनी कॉलेज की स्थापना का श्रेय पुर्तगाल ईसाई मिशनरी को प्राप्त है। पुर्तगाल मिशनरियों के उपरांत भारत पधारने वाले अंग्रेज ईसाई, अच्छा ये पुर्तगाली ने निर्माण किया था। बीच में एक छोटा सा सेशन ये भी है, बहुत ही छोटा सा है लेकिन है, कि पुर्तगाली जो है बिजनेस करने जो आए थे उन्होंने भी जो है अपना डच लोग अपना जो है क्या बोल सकते हैं अपना छाप छोड़ के गए, तो उन्होंने निर्माण किया। अब पुर्तगालियों के बाद जो है फिर ब्रिटिशर्स आए हैं। मतलब ये एक छोटा छोटा देख सकते हैं कि स्पैन है, टाइम ऑफ स्पैन है जिसमें कि लोग राज करके गए हैं।
तो उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। पुर्तगाल मिशनरियों के उपरांत भारत पधारने वाले अंग्रेज ईसाई मिशनरी ने कई उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जहां पर ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा के लिए योग्य कर्मचारी तैयार होते थे। बहरहाल कुछ भी हो, भारत उच्च शिक्षा के विकास ने गति पकड़ ही ली। हमारे देश में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट माने जाते हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार अंग्रेजी भाषा में करने का सुझाव दिया। इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में तेजी आई। तो पूर्व में पहले पुर्तगाली और फिर ब्रिटिशर्स का जो है वो राज आया। देखिए ब्रिटिशर्स के राज में क्या क्या हुआ है हम सब जानते हैं। इसमें जो है 1813 का आज्ञा पत्र आया, जिसमें कि फॉरेन लैंग्वेज को हम पे थोपा गया। फिर उसके बाद जो है ये मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया। इस तरह से जो है ये शिक्षा हमारे देश में चलती रही। उसके बाद भी बहुत सारा हुआ है, वुड डिस्पैच हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो शिक्षा को आगे बढ़ाती हैं। देखिए सन 1857 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय थे 1857 में, 27 कॉलेज और 3 चिकित्सा शास्त्र के तथा 1 इंजीनियरिंग कॉलेज विद्यमान था। ये कब का आंकड़ा है? 1857 का। सन 1880 में लॉर्ड रिपन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय बने, जिनके द्वारा सन 1882 में भारत शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति हुई, जिसने भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए। एक्चुअली में अगर हम बोले कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब जो है उच्च शिक्षा का निर्माण हमारे देश में हुआ, तो ये हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन से ही स्टार्ट हुआ। उन्होंने बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को सोच करके ये कमीशन बनाई। ये कब बना था कमीशन? 1882 में, याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या हुआ? अनुदान और सहायता प्रदान करते समय कॉलेजों की शिक्षक संख्या, व्यय, शिक्षकों की कार्य क्षमता तथा स्थानीय जरूरतों को ध्यान रखा जाए। कॉलेज भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। सरकार धीरे धीरे कॉलेज में प्रबंध से स्वयं को पृथक करे, मतलब कि गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस ना हो। व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर कॉलेजों की स्थापना की जाए। इन कॉलेजों में उन व्यक्तियों को प्राध्यापक नियुक्त किया जाए जो यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, मतलब जिनको प्रिंसिपल उन्हीं को बनाया जाए जो यूरोप में शिक्षा लिए हुए हैं। ये सारे कंडीशन थे। इसका मतलब कि इंडियन एजुकेशन में उतना दम नहीं था कि वो लोग प्रिंसिपल बन पाए। पांचवा पॉइंट इसमें है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विस्तृत किए जाए तथा उनमें नए नए विषयों के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। निःशुल्क विद्यार्थियों की संख्या निश्चित कर दी जाए कि कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये नियम जो है हंटर कमीशन ने बनाए थे, जो 1882 में बना था, उसको लागू किया गया था उच्च शिक्षा में। अब देखेंगे भारत में स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि पहले, यानी कि पुर्तगाली से स्टार्ट है और ब्रिटिशर्स युग में कैसा डाटा था, कैसा आंकड़ा था। तो देखिए 1881 से 82 में विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी थी? 4, और सामान्य व्यावसायिक महाविद्यालयों की संख्या 68। सामान्य व्यावसायिक विद्यार्थियों की कुल संख्या, सब स्टूडेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 5399 ओनली। फिर 1901 से 2 में 5 एक विश्वविद्यालय ओपन हुआ। फिर यहाँ पे कॉलेजेस की संख्या 179 और स्टूडेंट की संख्या 23,009 हो गई। फिर 1921-22 में देखा जाए तो 12 यूनिवर्सिटी, 207 कॉलेज और 66,000 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली। 1936 37 है। 1946 एंड 47 देखिए इसमें कितने हुए? तो इसमें 19 विश्वविद्यालय हो गए एंड 452 कॉलेजेस एंड 2,40,000 स्टूडेंट्स। तो चेंजेस तो आए हैं स्वतंत्रता के पूर्व, ये सारे चेंजेस थे। अब स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विकास, अभी हमने 3 पढ़ लिया, ठीक है। हमने जो कैटेगरी बनाई उसमें से हमने 3 पढ़ा।
प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, स्वतंत्रता के पूर्व हो गया। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत यानी उसके बाद में जो है क्या चेंजेस आए। तो स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विकास, जब भारत पर से अंग्रेजों का आधिपत्य 15 अगस्त 1947 को खत्म हुआ तो उस समय पहले से चल रहे विश्वविद्यालय के संचालन और नए विश्वविद्यालय के निर्माण की समस्या विद्यमान थी। इस पर विचार करने के लिए 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब आप सोचोगे कि ये क्या है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो भाई हमारे यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है, यही है हमारा यूनिवर्सिटी यूजीसी, सुने हो ना यूजीसी। तो इनका निर्माण किया गया। इस आयोग ने अपने कई सुझावों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की का भी सुझाव दिया, जिनके अमल करने से उच्च शिक्षा विकास की प्रक्रिया में गति आई। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया कि बाद में क्या क्या हुआ। जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो ऑफकोर्स समस्या तो आनी थी, तो आया। तो सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1948 में, राधाकृष्णन ने किया। एंड उसके बाद जो है विश्वविद्यालय का जो है अनुदान आयोग, वो उसकी स्थापना हुई और उसके बाद से काम स्टार्ट हुआ शिक्षा के मामले में। पंचवर्षीय योजना याद रखते हैं आप, पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 to 56। इसमें भी जब पंचवर्षीय योजना हुई है तभी शिक्षा के लिए अलग मापदंड, उसमें अलग सुधार करने की कोशिश की गई थी। तो कौन कौन सी थी? सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा पुनर्गठन किया जाए, यानी कि यूनिवर्सिटीज को लेकर के फिर से जो है वो पुनर्गठन हो। शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। पहली पंचवर्षीय योजना में ये सारे बातों को डिस्कस किया गया था कि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा को नवीन रूप दिया जाए। पिछड़े प्रांतों को दिए जा रहे अनुदान में बढ़ोतरी की जाए। अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि की जाए। ये पहले पंचवर्षीय योजना में जो है ये डिस्कस किया गया। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 था, उसमें ये हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा शिक्षा से पूर्व का काम। ऐसे तो देखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जो मुद्देलर कमीशन 1951 में बना वो आ जाएगा, फिर कोठारी कमीशन बना, जैसे शिक्षा नीति बनी 1986 में, सब आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं अपना क्वेश्चन आंसर एंड भी करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आप चाहोगे तो 16 में से 16 नंबर भी लेकर आ सकते हो। अगर 16 मार्क्स का है तो कहीं 15 मार्क्स का, कहीं 12 मार्क्स का होता है, तो फुल मार्क्स इसमें ला सकते हो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है असमानता को लेकर के है। भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता। एक सेकेंड, ये बात मुझे आपको बता देना चाहिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वीवीआई हो, ऑप्शनल में ये क्वेश्चन रहता है लेकिन ये वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। और मैं इसको ट्राई इसीलिए की हूँ जो कि आपको पॉइंट में लाऊं, ताकि पॉइंट में याद करना इजी होता है। तो देखिए, हमारे देश में शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की असमानता है। एक दो लाइन तो हम लिखेंगे ही। अब कौन कौन सी असमानता है उसे हम सीक्वेंस वाइज यहाँ लिख रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं का असमान वितरण। सबसे पहले तो अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, तो वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। हमारे देश में उपलब्ध विद्यालय कहीं जरूरत से ज़्यादा हैं तो कहीं पर जरूरत से बहुत कम। अब किसी एरिया में जो है 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है और किसी किसी एरिया में दूर दूर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चों को बहुत दूर से आकर के पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई है उसको सही तरीके से ओपन नहीं हुआ है। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ है ही नहीं, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ 1-2 और हो गए हैं। तो ये है शिक्षण संस्थाओं का असमान वितरण। दूसरा है विद्यालय में बालकों के साथ व्यवहार में असमानता। ये तो हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है कि स्कूल में जो है बच्चों के साथ जो है पार्शलिटी की जाती है। कुछ बच्चे जो अच्छे घर के हैं या फिर अच्छे अगर कास्टिज्म में जाएं तो कास्ट की वजह से भी जो है उन लोगों के साथ बिहेवियर में चेंजेस आता है। अच्छे घर के बच्चों के साथ अलग बिहेवियर होता है, जो थोड़े से गरीब घर के हैं उनके साथ अलग होता है। तो ये बच्चों के मन पे बहुत बड़ा जो है असर छोड़ता है। हमारे यहाँ गैर सरकारी विद्यालय प्रायः जाति और धर्म के आधार पर खोले जाते हैं।
ये तो बहुत गलत है। जैसे मुस्लिमों के लिए जो है मदरसे खोले जाते हैं, मकतबन मदरसा होता है, ईसाई लोग जो है मिशनरीज खोलते हैं, हिंदू का तो अपना स्कूल खुलता ही है लेकिन उसमें सबके लिए है। तो इस तरह से जो है धर्म के नाम पर जो है ये किया जाता है, धर्म के नाम पे स्कूल खोला जाता है। ऐसे विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति भी जाति और धर्म के आधार पर की जाती है। जिन राज्यों में अध्यापकों की नियुक्ति सरकार ने अपने अधिकार में ले रखा है वहां भतीजावाद एवं धन का बोलबाला होता है। इस तरह नियुक्त शिक्षक विद्यार्थियों से निरपेक्ष व्यवहार भला कैसे कर सकता है? तो ये दूसरा रीजन। तीसरा है प्रत्येक राज्य की शिक्षा में असमानता। यस, अब बिहार की एजुकेशन की बात कर ले और हम महाराष्ट्र के एजुकेशन की बात कर ले, दोनों में डिफरेंस है ना। यूपी के एजुकेशन की बात करते हैं और हम बेंगलोर के एजुकेशन की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। बेंगलोर के बच्चे जहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। अगर हम यूपी के, अभी मैं नहीं बोल रही कि सभी बच्चे, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये चेंजेस तो मिलता है। तो यही है कि राज्य में शिक्षा की असमानता है। भारत विभिन्न राज्यों में विभक्त है और अपने अपने राज्य की सीमा में शिक्षा की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है। अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। कुछ राष्ट्रीय नीतियों पर अमल किया जा रहा है लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, राज्य विशेष की शिक्षा में असमानता। हमारे देश में किसी राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की शिक्षा में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा उपलब्ध है, जहां कहीं माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध है। इसका स्तर नगरीय माध्यमिक शिक्षा की तुलना में बहुत ही निम्न कोटि का होता है। अभी तो हमने एक राज्य से दूसरे राज्य को कंपेयर किया, अब हम एक ही राज्य में बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे शिक्षा अच्छी है तो कुछ जगहों पे जो है उस लेवल की नहीं है। पांचवा है अनुसूचित जनजातियों एवं गैर अनुसूचित जनजातियों के मध्य असमानताएं। अगर कास्ट वाइज जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में भी भेदभाव किया जाता है। हमारे यहाँ अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राजनीतिज्ञों द्वारा की जाती है, लेकिन हालत वही ढाक के तीन पात है। निम्न वर्ग के बालकों के लिए निम्न स्तर की शिक्षा ही उपलब्ध है। गैर अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में नामांकन प्रतिशतता भी कम होती है। तो ये आपके 5 रीजन। छठा है बालक बालिकाओं की शिक्षण संस्थानों में असमानता। यस, लड़के लड़कियों में भी तो भेदभाव होता है। जहाँ जहाँ असमानता का कारण है वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि किन किन जगहों पे और किन किन पॉइंट पे जो है असमानता होती है। लड़कों की अपेक्षा अगर लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं तो भी उनका एक टाइम के बाद जो है उच्च शिक्षा में पढ़ाई या तो छुड़वा दिया जाता है या हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ाया ना जाए। तो ये असमानता जो है हमारे समाज में है जो शैक्षिक असमानता का निर्माण करती है। अब 7वां पॉइंट देखेंगे, आर्थिक असमानता। हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है। उनके पास 2 वक्त का खाना भी उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही कुछ लोग जो कि अपने को अभी जातीय वर्ग का मानते हैं, मतलब जाति के है। आर्थिक असमानता तो इंडिया में 2 तरह से अब हो गई है। एक तो जातिवाद वाले लोगों का है ही, अब यहाँ पे हो गया है कि कुछ वर्ग जो है बहुत ही धनी है, बहुत आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही मजबूत है और कुछों की तो बहुत ही वीक है। तो ये एक असमानता है। फिर है सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराओं के कारण भी हम सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में असफल रहे हैं। प्रजातंत्र तभी विकसित हो सकता है या यह व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जबकि हमारे सभी देशवासी शिक्षित हो, अपने कर्तव्य और अधिकारों को ठीक प्रकार से समझे। तो ये सामाजिक परंपराएं हुई। ठीक है, सामाजिक परंपराएं में कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। समाज ही ना हमारा बना है कि लड़का लड़की अलग है, उनको अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए, दोनों का रास्ता अलग है। तो बालक बालिकाओं में शिक्षा में असमानता है, विद्यालय की शिक्षा में असमानता है, बालकों के शैक्षिक पर्यावरण में असमानता है, स्त्री पुरुष में असमानताएं हैं। ये सामाजिक
प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण क्या है। अभी तो हमने ये प्रॉब्लम समस्याएं समझी, अब ये कारण क्या है। तो सबसे पहला बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो है कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत ही गरीब हैं। तो ये जो असमानता है ना, वो सबसे बड़ा रीजन बन गया है अभी के टाइम में। तो इसमें क्या है, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन है, शेष धनी है। शहरी विद्यालय के नींव के पास रहते हुए भी गरीब बालकों को शिक्षा नसीब नहीं होती, जबकि धनी परिवारों के बच्चे मोटी फीस देकर अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो पहला तो हो गया आर्थिक कमी या फिर बोलिए कि निर्धनता। दूसरा हो जाएगा आपका, जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वहां के बालकों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को प्राप्त होता है जिनकी बस्तियों में ये संस्थाएं हैं। भारतीय परिवेश ने शैक्षिक विषमता के दो रूपों को जन्म दिया है, एक तो उन्नत वर्ग और दूसरा पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जनजातियों के मध्य शैक्षिक विकास का अंतर है। शिक्षा के प्रत्येक स्तरों पर और क्षेत्रों में बालक बालिकाओं की शिक्षा में बृहद अंतर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं डिफ्रेंसिएशन का कारण है। और ये एक्चुअली अगर इन शॉर्ट बोले तो हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें तो थी जिनको निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी था। जैसे आप बोले तो सती प्रथा थी, दहेज प्रथा तो अभी भी है ही, लेकिन छुप छुपा के चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज की बुराई है, कुरीति है। तो ये अभी भी विद्यमान है और इनको निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है। और इन्हीं सारी सोच की वजह से हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रही, या फिर हमारी शिक्षा जो है सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षा की विषमता का एक बड़ा दुस्साध्य रूप स्कूलों और कॉलेज के अपने अपने भिन्न स्तरों के कारण पैदा होता है। जब किसी विश्वविद्यालय या वृत्तिक कॉलेज जैसी संस्था में प्रवेश उन अंकों के आधार पर होता है जो माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर दी गई है, तो सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त हुए, तब ग्रामीण के क्षेत्र। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर एक, हम बोलते हैं ना कि अरे इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, इसका खराब होता है। तो ये अंतर ये लोग पहले से बना कर रखे हुए हैं, और ये अंतर कैसे बना है, क्यों बना है, उसको दूर ही नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है, मान लीजिए कोई बच्चे को पता नहीं है, वो इसमें एडमिशन इस कॉलेज में ले लेता है और यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो उसका तो करियर बर्बाद हुआ ना। उसको तो अब फिर से पैसा लेना और जाना, हायर एजुकेशन है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। घरेलू वातावरण के भिन्न भिन्न होने के कारण यस, फैमिली इन्वायरमेंट का असर भी देखने को मिलता है, और हर जगह का अलग अलग होता है, तो वो है। अब अन्य कारण में हम देखेंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, शैक्षिक समानता के प्रति अभिवृत्तियां हैं, शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान आदि। तो ये सारे रीजन हैं। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। उपयोग क्या है इसका, जो है किस तरह से उपाय है, कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम कोठारी आयोग में हुआ 1964 से 66, जिसको हम लोग शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, तो उन्होंने जो है इस असमानता को दूर करने की बात की और नियम भी बनाए, जिसको कुछ हद तक लागू भी किया गया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षा संस्थाओं के न होने वाली आबादियों के बालक शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा संस्थाओं का समान प्रसार करके पर्याप्त छात्रवृत्तियां, कैसे, इन्होंने पहले बोला स्कॉलरशिप दी जाए, फिर उसके बाद हॉस्टल दिया जाए, फिर है कि यातायात की व्यवस्था की जाए, अगर वो स्कूल थोड़ा सा दूर है तो आने जाने के लिए जो है उसकी व्यवस्था की जाए। इस तरह से ये समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरा है, मानव जीवन के अन्य सभी आदर्शों की भांति शैक्षिक अवसरों का पूर्ण समानीकरण भी संभवतः अपर्याय उद्देश्य है। इस प्रकार के मुद्दों में सख्त प्रयास महत्वपूर्ण है कि किसी भी अच्छी शिक्षा पद्धति में विषमता या असमानता पैदा करने वाले को पहचानने तथा उनको यथासंभव दूर करने का, कम करने का उपाय सतत प्रयास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है कोठारी आयोग ने बोला
कि हर जगह पे जो है समस्याएं हैं, तो ये एक आदमी का कारण, एक आदमी या फिर एक जो है आयोग की बस की बात नहीं है। जिसको जहाँ पे लगे कि ये कमी है तो फिर उसको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की जाए। मतलब ये पूरी तरीके से जन आंदोलन को जो है शामिल करना चाहते थे। तीसरा इन्होंने दिया है पॉइंट, शैक्षिक असमानता पैदा करने में शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में विद्यमान अंतर है। श्रेष्ठ व खराब शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन करके आने वाले विद्यार्थियों की तुलना उन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर करना उचित नहीं है। तो ये शैक्षिक समानता और शैक्षिक असमानता जो पैदा करने वाले जो भी चीजें हैं उनको पहले पहचानें और उनको दूर करें। फिर उसके बाद से भारत के विभिन्न हिस्सों, विभिन्न प्रांतों, यहाँ तक कि विभिन्न जिलों में हुए शैक्षिक विकास में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसके निराकरण के लिए शैक्षिक अवसरों के समानीकरण की स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। मतलब कि ऐसा नियम बनाया जाए कि सभी लोग को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए। देखिए, कोठारी कमीशन ने साफ साफ ये बोला था कि जहाँ पे जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, तो उनके अनुसार जो है समस्याएं मिली तो उन्होंने दूर किया और दूर करने के उपाय बताए। पांचवा है, हमारे देश में शैक्षिक असमानता के दो और प्रकार स्तर हैं। बालक व बालिकाओं की शिक्षा में सभी स्तर में विषमता का होना। हाँ, ये तो है कि लड़के और लड़कियों को अलग दृष्टि से देखना, लड़के के लिए अलग नियम, लड़कियों के लिए अलग नियम, ये हमारे समाज में विद्यमान है। तो ये असमानता फैली हुई है और इस असमानता को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि हम दोनों को एक ही तरीके से देखें, सिर्फ ये देखें कि वो कौन कितना पढ़ने में अच्छा है और बाकी सारी चीज़ों को हटा दें। और दूसरा जो इसमें है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जो मैंने बताया ना कि कैटेगरी बना हुआ था जाति के नाम पे और ये सब के नाम पे, तो वो सारी चीजें हम पहले भूल जाएं। शैक्षिक अवसरों में समानता के लिए भारत की विशाल जनसंख्या की विपन्न स्थिति में भी एक प्रमुख कारण है। इसके लिए शिक्षा शुल्क क्रमशः समाप्त करने, निःशुल्क पुस्तकें, स्टेशनरी, मध्याह्न भोजन व ड्रेस उपलब्ध करना वांछनीय होगा। मतलब सभी चीजें जो है बच्चों को स्कूल में ही प्रोवाइड की जाए ताकि कोई भी चीज उसको बाहर से ना लेना पड़े, जिससे कि पेरेंट्स को वो बर्डन और बोझ लगने लगे और फिर पेरेंट्स जो है बच्चे का पढ़ाई छोड़ा दे। तो सभी चीजें जो है स्कूल से ही मिले। भारतीय समाज के असमान पारिवारिक वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। धनी व गरीब, ग्रामीण व नगरीय अथवा शिक्षित व अशिक्षित परिवारों के बालकों को प्राप्त अवसरों में एक बड़ा अंतर होता है। यस, भारत का जो है आप हम बोले तो फैमिली इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट आता है। जैसे पारिवारिक पर्यावरण जो है किसी का बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं, बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कुछ पारिवारिक जो माहौल है वो बिल्कुल बच्चे के बारे में नहीं सोचते, हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें होती रहती है, तो वो तो असमानता आ ही जाएगी ना। वो बच्चा जहाँ पे उसकी फैमिली इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है तो उसका ग्रोथ होगा, और जिस बच्चे का नहीं है उसका नहीं होगा, तो ये असमानता आ जाती है। सो ये रहे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है, एक सेकेंड, हाँ, तो आज का टॉपिक हमारा रहा दो। एक रहा हमारा कि भारत में शिक्षा का विकास, दूसरा रहा कि असमानता जो हमारे भारत में शिक्षा को लेकर के फैली हुई है, शिक्षा के अवसरों को उनका की समस्या है, कैसी समस्या है, वो कारण और उपाय। तो ये क्वेश्चन, ये जो समस्या वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा, जरूर करके जाइएगा। और फिर उसके बाद से जो शिक्षा का विकास है, जैसे कि प्राचीन लेवल पे कैसा है, मध्यकाल लेवल पे क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व क्या है, बाद क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसको कैटेगरी बना के कीजिएगा बहुत अच्छे से, तो मार्क्स अच्छे आ जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।